Okay, so good afternoon all of you. In our last lecture we discussed about that how a moving charge can create a magnetic effect or magnetic field or magnetic force, and what about if the charge is in rest position. ये सारी चीजें हमने देखी थी. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जब भी कोई हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स से एसोसिएटेड होता है, और जब कोई चार्ज हमारा मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स को भी इंड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चार्ज है क्यू चार्ज, अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है. जब ये रेस्ट पोजीशन पे होगा तो इससे केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ही एसोसिएटेड होगा. केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ही एसोसिएटेड होगा. लेकिन अगर यही चार्ज हमारा मोशन में आ जाए, यही चार्ज हमारा मोशन में आ जाए, मूव करने लग जाए, तो ये अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करने लग जाता है. इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करने लग जाता है. इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. चलिए, तो जब कोई चार्ज मूव करता है तो अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है. लास्ट वीडियो लेक्चर जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा. इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है, तो इसका जो बेसिक है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप है. तो एक बार आप अगर लिंक मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता तो मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर. चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं. तो हमने अभी तक लर्न किया था, अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड है तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है, इसी को हम कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कब काम करता है? जब चार्ज हमारा रेस्ट पोजीशन में होता है. जब चार्ज हमारा क्या होता है? रेस्ट पोजीशन में होता है. लेकिन अगर यही चार्ज हमारा, यही चार्ज Q जो है वो किसी और चार्ज के साथ में रेस्ट पोजीशन में ना होकर के ये Q चार्ज अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लग जाए, अगर Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लग जाए, उस केस में इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बताइए. अगर कोई Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है? कम ऑन. Q इंटू E. तो जब हम बात करेंगे मोशन की तो हम कौन सा फोर्स कंसीडर करेंगे? F इज इक्वल टू QE. और जब कोई चार्ज किसी और चार्ज के साथ में रेस्ट पोजीशन में एसोसिएट होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो गिवन होता है हमारा F ऑफ C और कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो देखिए, जब चार्ज हमारे रेस्ट पोजीशंस में होंगे तो वहां पे कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, तो वहां पे हम केवल केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की स्टडी करेंगे. लेकिन अगर चार्ज हमारा मोशन में होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होता है. तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स की भी स्टडी करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सरफेस है, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. अब इस केस में अगर हमारा चार्ज जो है वो मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज जो है वो मूव कर रहा है. मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है और चार्ज हमारा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. चार्ज जो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में उस पे टोटल लगने वाला फोर्स जो है वो होता है हमारा F नेट या F टोटल इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक. तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम किससे दे देंगे? F इज इक्वल टू Q इंटू E से. नाउ व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स दिया जाता है हमारा Q इंटू V इंटू B. अब यहाँ पे एक चीज नोटिसेबल है
कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल और केवल डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तीनों पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तीनों पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द Fe इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस वन इज द मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। B इज मैग्नेटिक फील्ड। और इस कंबाइंड फोर्स को हम कहते हैं, इस कंबाइंड फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। इस कंबाइंड फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स, क्योंकि सबसे पहले लॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी स्टडी की थी, इस पे रिसर्च किया था, उनके रेस्पेक्ट में हम इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ चार्ज विच इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कंसेप्ट सबको कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स Q into E that is चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड QVB मतलब का चार्ज का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड B is the magnitude of magnetic field. Now what about the magnetic field? कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है, तो उससे समझने से पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आप सबने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है बताइए, पढ़ा है ना सबने इलेक्ट्रिक फील्ड, कम ऑन। जैसे कोई चार्ज Q है, चार्ज Q है, अगर उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर अपन दूसरा चार्ज लाएंगे, अगर वो पॉजिटिव है और वो दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड। या फिर अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका एक पर्टिकुलर रीजन होगा, इसका एक पर्टिकुलर रीजन होगा, जिस रीजन से बाहर अगर हमारा -Q चार्ज है तो ये उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये उसकी तरफ मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम इसे धीरे धीरे पास में लाएंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट करके मूव होने लग जाता है ना। तो वो रीजन, वो एरिया जहां पे किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से अगर हम बात करें मैग्नेट की टर्म्स में, अगर हम बात करें मैग्नेट की टर्म्स में, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा मैग्नेट, ये हो गए हमारे पास आल्पिन्स, आल्पिन्स होती है ना। अब ये आल्पिन्स यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा कि ये मैग्नेट हम इसके पास में ला रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। फिर हमने क्या किया, इन आल्पिन्स को थोड़ा सा पास में खिसका है, आल्पिन्स को यहाँ पे रखा। फिर हमने देखा कि अभी भी आल्पिन्स जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है। फिर आल्पिन्स को हम और ज्यादा पास में लाए, आल्पिन्स को और ज्यादा पास में लाए, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, एक पर्टिकुलर रेंज के बाद, एक पर्टिकुलर एरिया के बाद, एक पर्टिकुलर रीजन के बाद ये जो आल्पिन्स है ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर के स्टिक हो जाती है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो किसी मैग्नेट का वो रीजन, जिस रीजन में उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्टिव होता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको, बढ़े आगे। यस सर। चलिए, सबसे पहले मूविंग चार्ज में मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज कैसे हुई थी, क्या आप में से किसी को पता है? क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि चार्ज जब मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। सबसे पहले कैसे पता चला था, किसी को कोई आइडिया? डेनिस साइंटिस्ट और ऑस्टेन ने एक्सपेरिमेंट किया था। वेरी गुड, ऑस्टेन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, एक सर्किट बनाया था,
उस सर्किट में एक बैटरी लगाई थी, एक की लगाई थी, की मींस टू से स्विच, और एक बल्ब लगाया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, एक कंपास को यहाँ पे प्लेस कर दिया था। अब कंपास हमेशा कौन सी डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। चलिए ठीक है। अब ऑक्से ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब सर्किट का स्विच ऑफ था, की ऑफ कंडीशन में थी, तो कंपास जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही स्विच को प्रेस किया, करंट फ्लो होने लगा और बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक है, सिंपल था। यहां तक तो उन्हें पता था कि हाँ ठीक है, बटन दबाएंगे बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन साथ ही साथ एक अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन। क्या हुआ कि इस कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लग गई। कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लग गई। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ कि ऐसा क्यों। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और ये कंक्लूड किया कि जब भी करंट फ्लो होती है तो वो अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि किसी कंपास में नीडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। ये जो नीडल है ये नॉर्थ डायरेक्शन को ना दिखा करके किसी और डायरेक्शन को केवल तभी दिखा सकती है जब वहां पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहां पे जब स्विच हमारा ऑफ था तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रही थी। जैसे ही स्विच को ऑन किया ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गई। इट मींस कि देयर इज जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हैपनिंग। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। कैन यू फील इट? तब ये पॉसिबल है जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो अपनी पोजीशन से। चलिए यहां तक उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज किए। फॉर एग्जांपल उन्होंने बैटरी का जो टर्मिनल्स थे उन्हें चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। पहले पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड थे, अब उन्होंने बैटरी को उल्टा कनेक्टेड कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन वी चेंजेस द पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल्स ऑफ बैटरी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल आल्सो चेंजेस। मतलब क्या हुआ, जब करंट हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही थी तो डिफ्लेक्शन भी राइट हैंड साइड आ रहा था। जैसे ही बैटरी के टर्मिनल चेंज किए करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हुई। So by the observation he concluded that the direction of magnetic field, the direction of induced magnetic field also depend on the direction of motion of charge. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और करंट की डायरेक्शन कब चेंज होगी? जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंज होगी। तो एक्चुअल में यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब अगर चार्ज हमारा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, और जब राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो जस्ट उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्लियर है सबको? यस सर। चलिए थर्ड कॉम्बिनेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ और ट्राई करने की सोची। उन्होंने क्या किया कि इस बैटरी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल पहले 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, अब उन्होंने क्या कर दिया, यहां पे 25 वोल्ट की बैटरी लगा दी, पावर सप्लाई बढ़ा दी। अब पावर सप्लाई बढ़ाते ही उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही अप्लाइड मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया the magnitude of deflection also increases. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब बैटरी ज्यादा पावर सप्लाई की लगाई, अब पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। Why? Because V is proportional to I. अगर हम V की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और करंट I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I is equal to in terms of Q, I is equal to चार्ज के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है करंट का? कम ऑन, लास्ट लेक्चर में कौन कौन बच्चे प्रेजेंट थे क्लास में? ऑफलाइन क्लास में कौन कौन बच्चे प्रेजेंट थे? थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, उसमें बताया था करंट I is equal to इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या होता है फॉर्मूला? Q by T. वेरी गुड, Q by T, Q by T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम।
मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब कि चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, फ्लो रेट बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब हम चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। So these are the observations and conclusions from the experiment of the Augustine, and by the help of this experiment he concluded that a moving charge also generates a magnetic force. So this is what all about the basics of the magnetism and moving charge. In our next lecture we are going to learn about the magnitude and the direction, how to find out by the help of simple methods. ठीक है?